नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज। कटिहार में चुनावी दंगल का माहौल है और ऐसे माहौल में सभी प्रत्याशी मेयर के हों, उप मेयर के हों, दावेदारी करने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उप मेयर के भावी प्रत्याशी भास्कर प्रताप उर्फ सोनू जी, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं। आइए उनसे बात करेंगे और उनका परिचय लेंगे कि आखिर में वो इस राजनीति में कैसे आए और क्या सोच लेकर आए हैं और किस तरह से अपने आप को उप मेयर प्रत्याशी के लिए अपने आप को दावेदार घोषित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज़ में आने के लिए। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जाने आपके बारे में, आपका जो राजनीतिक जो क्षेत्र रहा है, जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है, जो आप करते आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आप रहे हैं, तो उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जो हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आप जो उप मेयर के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं वो किस तरह से लोग लेंगे, वो जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके बीएमडब्ल्यू न्यूज़ परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामना कि आपने मुझे यह मंच दिया अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात यह कि कटिहार नगर निगम की सम्मानित और देवतुल्य जनता, जिन्होंने मुझे इस उप मेयर प्रत्याशी के रूप में इतना समर्थन जो दिया है पिछले दिनों में और अभी भी दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं पूरे कटिहार नगर निगम वासियों को अपना धन्यवाद पेश करता हूँ। मेरा नाम अधिवक्ता भास्कर प्रताप सोनू है और मेरा सामाजिक जुड़ाव लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय से कटिहार से जुड़ा हुआ है। मैंने अपना सामाजिक कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया लगभग 2000 ईस्वी के शुरुआती समय में और उसके बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, छोटे बड़े दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। इस क्रम में बहुत सारा दायित्व मुझे मिला, जिसमें मैं अपने कॉलेज सूर्यदेव लॉ कॉलेज का कॉलेज अध्यक्ष भी रहा अपने यूनिट का, और लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद चाहे वो विद्यार्थी की समस्या रही हो या समाज से संबंधित कोई कुरीति, कोई समाज की समस्या रही हो, उसके विरोध में अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने आवाज़ प्रखर करने का काम किया है। विद्यार्थियों के साथ साथ समाज की कोई ऐसी कुरीति नहीं रही जब हम लोगों ने या हमारी टीम ने या हमने आवाज़ अपना बुलंद नहीं किया है। सड़क से सदन तक हम लोग मार्च किए हैं, यहाँ से पटना विधानसभा तक हमने कई बार घेराव भी किया, कॉलेज में भी, कैंपस में भी, सड़क पे भी, और सदन तक हम लोगों ने विरोध में अपना समय समय पर मुद्दों के खिलाफ, विभिन्न मुद्दों के खिलाफ जो हम लोग के समाज के आम जन के हित के लायक नहीं था, उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। 2015 से मैं 2020 तक भारतीय मजदूर संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संघ है, उसका सहायक जिला मंत्री के रूप में कटिहार में अपना दायित्व का निर्वहन किया है। उसमें मैंने विभिन्न छोटे छोटे जो यूनिट हैं, जैसे फुटकर दुकानदार आढ़त कुली संघ हो गया, उसके जिला अध्यक्ष के रूप में, दाई संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में, नाई संघ था, ऐसा बहुत सारा यूनिट हम लोग ने बनाया, टेम्पू एसोसिएशन, तो हॉस्पिटल कर्मचारी संघ, ऐसे करके बहुत सारे यूनिट हम लोगों ने बनाया, काम किया। शहर के बहुत सारे मामले, जैसे आपको याद होगा राहुल हत्याकांड 2015 में कटिहार में हुआ था, जो बहुत चर्चित हत्याकांड था। इस तरह का शुभम हत्याकांड, आपके लड़कनिया टोला का एक लड़का था जो बीसीए का स्टूडेंट था, उसकी हत्या हुई थी, उसकी लाश नहीं बरामद हो रही थी। अर्पिता हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो कटिहार में घटित हुए और उसके विरोध में सड़क पर उतरने का मैंने काम किया है और काम को अंजाम तक पहुंचाने का भी काम किया है। और बीएमएस में भी काम मैंने 6 वर्षों तक किया। उसके साथ साथ मैं 2020 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के दायित्व पर मैंने अपना दायित्व संभाला
और पूरे बिहार के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में अभी काम कर रहा हूँ। अधिवक्ता हूँ पेशे से मैं, और कोर्ट में कटिहार बार एसोसिएशन में भी मैं इलेक्टेड ऑडिटर के पद पर हूँ। वहाँ 2021 के बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी मैंने चुनाव लड़ा और वहाँ के साथियों के द्वारा मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशनुमा जीत दिलाया गया। उसके लिए मैं हरदम अपने बार एसोसिएशन के साथियों का भी आभारी रहूँगा। और समय समय पे मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो पार्टी लाइन हो या पार्टी लाइन से बाहर का बात रहा हो, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा हो, या एक वकील के रूप में रहा हो, या इन सब के परे भी जाकर मैं समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए खड़ा रहने का प्रयास करता हूं। सवेरे 10 बजे मैं अपने घर से निकलता हूं और रात के 11-12 बजे के आसपास में घर रिटर्न होता हूं। और इस बीच में कहीं हंसी मजाक या चौका बिहार टाइप का कोई काम नहीं करता। अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, या जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके साथ कुछ समस्या रहती है तो उनके साथ खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। ईश्वर की कृपा और आप लोग का आशीर्वाद है कि जब भी मैंने भगवान का नाम लेकर किसी की मदद के लिए बाहर निकला तो ईश्वर ने मुझे मदद किया और लगभग 100% मुझे सफलता दिलाई है। इसके लिए मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। कटिहार की जनता को क्या वादा करते हैं? क्योंकि आप इतने समय से इतनी जानकारी आपने दी कि आपने राजनीति ना करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए बहुत लोगों का समाज में अपना योगदान दिया है, बहुत लोगों का जीवन उत्थान किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप कटिहार की जनता के लिए, क्योंकि आप एक भावी प्रत्याशी हैं उप मेयर, उप महापौर के लिए, तो क्या वादा करेंगे? कि क्योंकि वादे कई आ रहे हैं, कोई कहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ रही है। तो क्या वादे आपको लगते हैं कि वो होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहला जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी एक राय है कि ये जो मेयर और उप मेयर चुनाव नगर निगम में हो रहा है, इसमें युवाओं को सामने आना चाहिए और आम जन, देवतुल्य सम्मानित नागरिक को भी चाहिए कि युवाओं को प्रोत्साहन दे। और बहुत खुशी की बात है कि इस चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले मजबूत युवा साथी हमारे इस चुनाव में हैं। तो सबसे पहला ज़रूरत तो युवाओं को अपना जो दायित्व है, पुरानी पीढ़ी जो है उनको चाहिए कि नए युवाओं के कंधे पर ये दायित्व दें। इससे मुझे लगता है कि काम जो है, जो रुका हुआ काम है, वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और नए जो उसके साथ युवा आएंगे तो काम करने का प्रयास भी करेंगे, चाहे वो मैं हूँ या XYZ कोई भी हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि किस मुद्दों को लेकर मैं कटिहार में नगर निगम के चुनाव में मैदान में हूँ। तो कटिहार नगर निगम के वासियों के लिए सैकड़ों मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। मूलभूत मुद्दा जो है और नगर निगम का जो अपना कार्यक्षेत्र है, उसका दायित्व है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी परिधि के अंदर ही मैं काम करूँगा। मैं कोई बनावटी चीज़ या झूठे जो अफसाने होते हैं, जो चुनाव के समय में गढ़े जाते हैं, लोगों के बीच में ले आके बोले जाते हैं, वैसा मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। नगर निगम के दायित्व के अंदर, उसके कैपेसिटी के अंदर, उसकी परिधि के अंदर जो कार्य होगा उसको मैं अपना 100% देकर, अपना पूरा शक्ति लगाकर करने का प्रयास करूंगा। तो वो क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे अहम मुद्दे अगर मैं बात करूँ, आप चलिए मान लेते हैं कि आज आप प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं, कल आप उप महापौर बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो जनता के लिए, कटिहार के नगर वासियों के लिए, जो नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, काम अब मैं आपके सामने अपना जो है वो रख रहा हूँ। सबसे बड़ा समस्या कटिहार का है और जिसके कारण कटिहार के लोग परेशान हैं लगभग 1 दशक से, वो यहाँ के शहर के सड़कों पर जल जमाव की समस्या है। कटिहार शहर नॉर्मल समय में तो बड़ा शांत, बड़ा ठीक ठाक स्थिति में रहता है, लेकिन 10 मिनट अगर पानी बरस जाए तो पता चलता है कटिहार शहर पूरा लबालब भर गया और ये तालाब पोखर में बदल जाता है। हंसी मजाक में लोग इसे ट्राइन नदी भी कहने लगते हैं। तो सबसे बुरी स्थिति जो है वो यहाँ की जल जमाव की है। और
जल जमाव पे काम हो, इसको ध्यान में रखकर ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जल जमाव पर मैं आऊँगा तो काम करूँगा। इसके लिए स्पेशल जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, अफसर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी। आम पब्लिक का जो समस्या है, नाली का ही है, जो जल जमाव से जुड़ा हुआ है, उनसे राय लिया जाएगा, यहाँ के सोशल वर्करों से राय लिया जाएगा, विभिन्न पदाधिकारियों से राय लिया जाएगा और इस पर कार्य किया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये एक सवाल और आता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप काम करेंगे और नाली के ऊपर जो नाला जाम हो जा रहा है, बारिश की समस्या, 5 साल पहले अमूमन यही स्थिति होगी, यही वादे रहे होंगे। 5 साल के बाद आप आ रहे हैं और अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह जनता पहले ठगी गई, ठगा हुआ महसूस कर रही है, आप में वो क्या देख रही है कि आप उस तरह का काम करेंगे? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। आपका सवाल बहुत सुंदर है, बहुत जायज़ है। मैं साफ सुथरा बात करने में विश्वास करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपके सामने जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि एक मापदंड तैयार करें। मापदंड क्या हो, वो समाज के बुद्धिजीवियों को बैठ के या फिर आमजनों को बैठ के सोचना चाहिए कि वो शिक्षित हो, वो ईमानदार रहा हो, वो बेदागी रहा हो, वो समाज के लिए खड़ा रहा हो, वो उसके पास ये शक्ति हो, ये पावर हो, ये क्षमता हो कि अपनी बात को अपने से ऊपर प्रशासन शासन के सामने मजबूती से रख सकता हो, और उसका इतिहास रहा हो कि उसने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया हो, मजबूती से किया हो, और उसके अंदर में नेतृत्व क्षमता हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आप जोड़ के एक मापदंड तैयार कर सकते हैं, और उस मापदंड पे अभी जो प्रत्याशी मैदान में चुनना तो आपको एक को है ही, इसी में चुनना है, और इसी में चुनना है तो जो सबसे बेस्ट हो उनको चुनिए। सिर्फ भास्कर सिंह के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, भास्कर प्रताप सोनू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट हो आप उस मापदंड में जिसको नाप लीजिए कि इस मापदंड में खड़ा उतरता है, जो सब क्वालिटी को पूरा करता है, काबिल है, उसका इतिहास रहा है कि हाँ समाज के लिए लड़ा मरा है, वो झूठे आश्वासन देकर लोगों को बरगलाता नहीं है, उसको आप ले आइए। भास्कर सिंह को मत लाइए, XYZ किसी को मत लाइए, जो उस मापदंड में आते हैं उनको ले आइए। तब हमको लगता है कि समाज का और इस शहर का और इस नगर निगम का विकास हो सकता है। नहीं तो लोग आएंगे, झूठे वादे करेंगे, सच्चे वादे करेंगे, और बाद में पता चलेगा कि काम नहीं हुआ। तो आपको तो एक मापदंड तैयार करना होगा, ये समाज की जिम्मेवारी है। कई बार देखा जाता है चुनाव में खरीद फरोख्त भी होता है। लोग कहते हैं कि जनता को खरीदा जाता है और पैसे दे के वोट लिया जाता है। आप एक युवा हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार का जो ये कदम था कि नगर निगम का जो चुनाव है, जिसमें मेयर, उपमेयर या इसके अलावा भी जो चुनाव में लोग आ रहे हैं, इनको जनता सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपना मत देकर चुनेगी। ये बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं सरकार को सलाम करता हूँ। ये आपके लिए, जनता के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये ऐसा कह रहे हैं आप? जी, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। पहले खरीद फरोख्त होता था, जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाती थी, वो जिनको चुनती थी वो चुनते थे, और इस बीच में जो खरीद फरोख्त होता था या बिचौलिया जो रहते थे, उसके कारण भी ये जो विकास का रेट था वो कम था। अब क्या है कि जनता से सीधा वो प्रतिनिधि जुड़ा होगा और प्रतिनिधि से सीधे जनता जुड़ी होगी। तो प्रतिनिधि अगर गलत करेगा तो उसको भय होगा कि जनता कॉलर पकड़कर बाहर भी कर सकती है, अगर आपको विजय श्री का खिताब दिला सकती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा क्या है कि आप जब चुन कर आएंगे और आप अगर युवा को चुन के लाएंगे, इन सारे मापदंडों पर अगर चुन के लाएंगे, तो मुझे लगता है कि विकास होगा। आप भावी प्रत्याशी हैं उप महापौर के पद के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता के साथ साथ वो नगर निगम के कर्मचारी जो कभी हड़ताल पे या किन्हीं कारणों से जो परेशान हो रहे हैं, जो अपनी मांगों को रखते हैं, वो भी आपकी तरफ एक आकर्षण के तौर पे देख रही हैं कि भाई ये आएगा, ये कुछ करेगा, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला काम जो मेरा होगा नगर निगम में आने के बाद, जो साफ सफाई या फिर जो भी समस्या है उससे निपटने का जो रास्ता होगा वो मेरा होगा कि वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं या कर्मचारी हैं, उनका जो वेतनमान है वो सही है कि नहीं, पहले तो इस पर विचार करें। एक तो जो सरकारी रेट तय है, और जैसे सफाई कर्मी हैं, इनका एक हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी
रेट होता है, दर होता है जो सरकार तय करती है। बहुत सारे देखते हैं कि एनजीओ उस काम को लेते हैं और उस काम में अपने हिसाब से मजदूर रखते हैं, उनको जो रेट तय है उस रेट में उनको पैसा नहीं दिया जाता है। और ये बहुत सारा कारण मिल के, कुछ कारण ऐसा होता है कि समय पे पैसा नहीं दिया जाता है, उनका जो वाजिब मांग है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनका भविष्य का कोई दिशा तय करने वाला कोई लोग नहीं है। तो सबसे पहला काम तो है कि जो सफाई कर्मी भाई हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको सही वेतनमान मिले और सही समय पे मिले, इस पर काम होगा। और मैंने पढ़ा है कि टाटा ने कहा था कि अगर आप अपने कर्मचारियों को जितना ज़रूरत है उतना अगर आप दे देते हैं तो आपके कोई कर्मचारी बेईमानी नहीं करेंगे, कोई चोरी नहीं होगा और आपका सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा। बेईमानी या चोरी या घुसखोरी तब होती है जब आप उसका पेट नहीं भरते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको संतुष्ट करूंगा, उनका जो वेतनमान है, जो सरकारी रेट है, वो सही समय पर मिले, सही दर मिले। इस पर अगर काम हो जाता है तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम सुधर जाएगा। ये तो चलिए आपके कार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से काम करेंगे बातें होंगी। शुरुआत में ही एक सवाल मेरे से छूट गया जो मैं अब पूछना चाहूँगा आपसे, राजनीति में कैसे आना हुआ? क्योंकि आप जिस उम्र के हैं, मुझे लगता है इस उम्र में बच्चे सपना देखते हैं या लोग सपना देखते हैं कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं और एक अदद ओहदे पर जाकर उस समाज के ओहदे, मतलब उस पद पर जाके समाज में कुछ अपना इनपुट दूं। राजनीति में आना, इसको कैसे, मतलब कैसे बताएंगे जनता को, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने क्वेश्चन किया कि कैसे आए, और इस उम्र के लोग बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के बारे में सोचते हैं। खास करके राजनीति क्षेत्र में आने से पहले वो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये तो अस्थाई है। जी, और मेरा मानना है कि समाज का सेवा अगर करना है तो समाज का सेवा करना सिर्फ राजनीति या फिर नौकरी या फिर हम पीसीएस बन जाएं, हम यूपीएससी कंप्लीट कर लें या हम प्रशासनिक सेवा में आ जाएं, शासन की व्यवस्था को संभालें तो समाज का सेवा करेंगे, ये गलत है। समाज का सेवा है वो सफाई कर्मी भाई जो मेरा सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा होकर कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा देवतुल्य और सम्मानित है। वो भी समाज का काम कर रहा, राष्ट्र का काम कर रहा, लेकिन उसे सम्मान तो मिलता नहीं है। सम्मान नहीं मिलता है, समाज की कुरीति का उसका परिणाम उसको झेलना पड़ रहा है। अगर आपके और हमारे तरह के लोग सब एकजुट होकर सोचने लगे तो सबसे सम्मानित लोग वो हैं जो सफाई करते हैं। तो सफाई करके या फिर देश का यूपीएससी के माध्यम से आके सेवा करके या फिर आप राजनीति के माध्यम से आके समाज या देश का सेवा करके आपके अंदर में जो राष्ट्रभक्ति है उसको प्रकट कर सकते हैं। राजनीति का बात कर रहे हैं आप, मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब हो गया कि आप ब्यूरोक्रेट बन के आके शासन कीजिए, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुन के आपको भेजती है, उसके माध्यम से आप शासन कीजिए। तो शासन और प्रशासन दोनों को मिलाकर ये देश चलता है। मेरा झुकाव बचपन से रहा है, खेल कूद में भी रहा, स्कूल में भी रहा, एनसीसी में भी रहा, कॉलेज में भी गया। तो हमको लगता है कि लोगों के साथ मिलना जुलना, टाइम पास करना हमको अच्छा लगता है। और लोग, कोर्ट में भी हूँ तो कोर्ट में भी मैं कभी कोई किसी का कोई काम कर दिया जो मेरा पेशा है, और लोग हमको जब आशीर्वाद देते हैं या खुश हो जाते हैं तो वो खुशी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। और यही सब बचपन से मुझे अच्छा लगते मैंने सामाजिक सेवा की तरफ काम किया। संघ से जुड़ा, राष्ट्रीय संघ सेवक से जुड़ा हुआ हूँ, आईटीसी वर्ग मैंने किया है, और उसका आशीर्वाद है, देन है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने का परिणाम है। ये समय समय पर हम लोगों के अंदर में ये गुण विकसित होते गया, और संघ के ही आदेश से एक तरह से कह सकते हैं मैं भारतीय मजदूर संघ में था, उसके बाद से मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में भेजा गया, और वो राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैं उसके बाद से आपके बीच में आया हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो चुनाव है किसी पार्टी, किसी दल के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है, ये निर्दलीय चुनाव है। सब लोग सक्षम हैं, सभी एक पार्टी से हों या अलग अलग हों, जो लोग को लगता है कि मैं आऊँगा समाज के लिए सेवा करूँगा, वो आए हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि 5 साल में पहले भी उप महापौर रहे, महापौर रहे, और क्या कारण है जो ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं होता है? क्योंकि आप जब राजनीति में आ रहे हैं तो आपने कुछ विश्लेषण किया होगा कि मैं इस तरह से कार्य करूंगा तो मुझे ये परेशानी होगी या ये कारण है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है काम नहीं होने का? देखिए, इस बार जो भी चुन के आए, मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा अच्छा काम होगा। लोग क्या करते थे, जो उप मेयर या मेयर बन के आते थे, वो
अपनी बहुमत को साबित करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे। जो बहुमत पुराना है, इतना मेरे पास रहेंगे वार्ड पार्षद तो मैं मेयर बनूंगा, उपमेयर बनूंगा, इसके चक्कर में उनका दोहन होता था। चुनाव तो लोग कहता ही है कि चुनाव 3 चीज़ पे होता है, चर्चा, खर्चा और पर्चा। ठीक है, लेकिन वो चुनाव के बाद फिर खर्चा होता था, जो लोगों को पकड़ पकड़ के मेयर बनने के लिए या उप मेयर बनने के लिए अपने तरफ आकर्षित किया जाता था, खींच के लाया था, वो खर्चा होता था और अनाप शनाप खर्चा होता था। तो जो लोग पूंजीपति थे या बिजनेस माइंडेड लोग थे, जिनको राजनीति में आकर सेवा करना नहीं होता था, जिनको राजनीति में आकर पैसा कमाना होता था, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे और उस पैसा का 10 गुना 20 गुना रिटर्निंग चाहते थे, और रिटर्निंग के चक्कर में समाज पिछड़ गया था, नगर निगम पिछड़ी थी और काम नहीं हो रहा था। अब समाज को एक अच्छा चीज़ मिला सरकार के माध्यम से कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो ये बिजनेसमैन जो थे या फिर ये जो पूंजीपति थे जो इस चीज़ के ताक में रहते थे, उनका आटा गीला हो गया है। और अब जो भी आएंगे, जिसको जनता चुनेगी, मापदंड पे अपने खड़ा पाएगी और उसको अपना मत देकर उनको जिताएगी। मुझे विश्वास है कि पहले से लाख गुना व्यवस्था सुधरेगा और काम होगा। हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ अपील करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे अपील? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आपके बीच में मैं उप महापौर प्रत्याशी के रूप में हूँ। कटिहार नगर निगम के देवतुल्य जनता, सम्मानित जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर भारी से भारी संख्या में विजयी बनाएं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग पक्का मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मैं विजयी होऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी, आपने मेरे काफ़ी कड़े सवालों का बड़े मुखरता के साथ जवाब दिया। और एक बात जो मैं भी कहना चाहूँगा, चूँकि युवा चेहरा है, एक युवा में जनता अपनी छवि देखती है और सोचती है कि ये आया है, ये कुछ नया करेगा। तो इस बार जैसा इन्होंने कहा, और ये सही में होना भी चाहिए कि जो काम करे, जो सोचे आपके बारे में, उसे ही वोट दें। और वाकई में यही होता हुई, मतलब होता तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अब अगर हम ये कहें कि जनता भी जागरूक हो चुकी है और वोट उसी को देती है जो काम करता है, तो ज़रूरी है कि अगर आप काम करते हैं तो आगे जनता भी आपके साथ देगी, वरना नहीं देगी। और जिस तरह से भास्कर जी ने कहा कि वो जनता के लिए इनका जो विश्लेषण था और इनकी जो रणनीति है, वो काफ़ी ही सहजता के साथ इन्होंने अपनी बात रखी और रणनीति बताई कि आखिर में क्या कारण है जो काम धरातल पर नहीं हो पाता है। तो ये थे भास्कर जी, जो भावी प्रत्याशी हैं उप महापौर के लिए कटिहार से, और इन्होंने अपनी बात BMW न्यूज़ के साथ रखी और हमारे थ्रू आप भी इनके बारे में जान पाए। तो मैं कैमरा पर्सन सोनू के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।